उस पर एक बार पहले 1 घंटा चर्चा कर लेते हैं। ये साहब आपका 2023 का और पिछले 4 साल का एनालिसिस है। मैं आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा। अगर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें तो आप ये देखें, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का हाल है। 2023 में कितने सवाल आए? 18। 2022 में देखिए 17। 2021 में देखिए 20। इसका मतलब है ऑन एन एवरेज अगर पकड़ें तो लगभग 18 प्रश्न आ रहे हैं। तो 18 का वेटेज कितना है भाई, वो निकालो तो एक बार। निकाल लेते हैं सर, 18 का वेटेज क्या होगा। तो 18 क्वेश्चन डिवाइडेड बाय टोटल कितने आते हैं भाई? 45 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 50। तो 18/50 इंटू 100, तो लगभग आता है 36%। इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये मेरे सिलेबस का कितना परसेंट है? 36%। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें, आईओसी की बात करें, तो इसमें से भी लगभग 15-15 सवाल आते हैं। 15-16 ऑर्गेनिक के, 15-16 आईओसी के, 15-16 फिजिक्स के, फिजिकल के। मतलब उस अकेले के बराबर कितना पोर्शन है इसका, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। तो पहली बात तो ये क्लियर होती है कि भैया बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है। दूसरी खास बात क्या है सर? चलिए ये बात तो ठीक है, यहाँ से आइडिया भी लग रहा है कि इलेक्ट्रो के 3 आते हैं, करंट के देखिए आप लगातार 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखें लगभग मामला कितना सेट है। तो इसका हमें अपने पढ़ते समय ध्यान रखना होता है कि हमें कोई चैप्टर तैयार कर रहे हैं, उसका पेपर में वेटेज कितना है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, अब बात करें सर, ये बात ठीक है, पढ़ना क्या है, क्या पढ़ूं? क्योंकि ना अभी आप पढ़ाई कर लेंगे, मॉड्यूल सॉल्व कर लेंगे, फिर 15-20 दिन बाद, 2 महीने बाद लगेगा अरे यार कोई टेस्ट सीरीज कर लें। फिर लगेगा यार पिछले साल का मॉड्यूल कर लेते हैं, उससे पहले का इंस्टीट्यूट का कर लेते हैं, कुछ और किताब कर लेते हैं। एक किताब पढ़ी, 15 दिन उसकी करी, फिर कोई दूसरी चालू कर दी। तो बच्चा साल भर इसी डायलेमा में रहता है कि भैया पढ़ना क्या है। मेरे पास ये क्लियरिटी नहीं है। मेरे पास सोर्स मल्टीपल हैं, पर मेरे कौन सा सोर्स सही है, मैं किस पर फेथ करूं कि सर मैं साल भर उस पर चिपक के चलता रहूं जिससे मेरा काम हो जाए। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। अभी मैं आपको पढ़ाना तो शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं साल भर परेशान रहूंगा यार, ये करूं या ये नहीं करूं, आधा करूं, पूरा करूं, वो ज्यादा अच्छा है, उसमें सवाल ज्यादा आते हैं। इस प्रश्न का जवाब कैसे मिलेगा? इस प्रश्न का जवाब मिलेगा कि पेपर में पूछा क्या जाता है। अगर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, जो कलेक्टर बनने के लिए होती है, उसकी तैयारी का पैटर्न अलग होता है, उसमें जैसे सवाल आते हैं वैसे करना पड़ता है। अगर मुझे पीजी की तैयारी करनी है तो उसका पैटर्न अलग है। तो पहला ये है कि ना आशीष सर, जिस पैटर्न की हम तैयारी कर रहे हैं वो पैटर्न हमें पता होना चाहिए। तब मैं डिसाइड करूंगा कि सर मेरा सोर्स क्या रहे। तो मैं आपको अगले आधे घंटे में बताऊंगा कि मेरा सोर्स क्या रहेगा, मुझे किस पर रिलाय करना है, किस पर फेथ करना है। अभी मैं नहीं बोल रहा, अपन सब मिलकर डिसाइड करेंगे, पहला। दूसरी बात, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है लाइफ में। भाई ये जो 8 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एनसीईआरटी में कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर हैं। इलेक्ट्रो के 2 हिस्से कर रखे हैं उन्होंने, इसलिए तो टोटल कितने चैप्टर हैं? 8। 8 चैप्टर एनसीईआरटी के हैं, वॉल्यूम 1 के। तो पहला काम तो आज आप ये कर लेना, एनसीईआरटी हर बच्चे के पास होनी चाहिए। नई एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है, पुरानी एनसीईआरटी चलेगी। वो 21-22 की हो सकती है, 20-21 की हो सकती है, सब चलेगी, ज्यादा किसी में कोई चेंज नहीं है। जो भी नई एनसीईआरटी आई है उसमें क्या किया है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन को क्या कर दिया है, कट कर दिया है। अब मैं नई एनसीईआरटी पढ़ूं या पुरानी पढ़ूं? भाई पुरानी और नई में परेशानी ये है कि नई का रिस्क उठाने के हम कैपेबल नहीं है अभी। कंटेंट कम कर तो दिया है, सीबीएसई बोर्ड में तो एनसीईआरटी चलेगी, पर मेरे कंपटीशन में जो टॉपिक काटे हैं अगर वो सवाल आ गया तो क्या करेंगे? वो रिस्क हम अभी ले नहीं सकते, क्योंकि जब तक 3-4 साल पेपर हो जाएगा नई एनसीईआरटी के हिसाब से, तब हम वो टॉपिक पढ़ाना बंद कर सकते हैं। पर मेरे पास 3-4 साल थोड़ी ना है सर, मेरे पास तो 12-13 साल है अभी।
पर आपके पास अभी 3-4 साल नहीं है। इस बात को समझिए। नई एनसीईआरटी में आपने 2-2 टॉपिक कम पढ़ लिए। मान लो ईएमआई में एक एलसी ऑसिलेशन है, उसको हटा दिया है। थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस हटा दिया है, या कोई टॉपिक हटा दिया है। भाई वो आएगा नहीं आएगा ये तो अभी कोई बता नहीं सकता। तो दिमाग में क्लियर रखें, फिजिक्स में तो अपन को ओल्ड एनसीईआरटी पूरी समझनी है, क्योंकि ओल्ड कर लेंगे तो नई तो अपने हिसाब से अपने आप ही तैयार हो जाएगी। कुछ भी नया ऐड नहीं किया है, केवल क्या किया है, कट किया है। क्या ये बात सही है क्या? तो अपन को नई एनसीईआरटी में फॉलो नहीं करना, कौन सी करेंगे, पुरानी एनसीईआरटी। बात नंबर 1। अब बात नंबर 2 समझते हैं कि सर पेपर में क्या आ रहा है। इस साल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से आप देखें तो कितने क्वेश्चन आए हैं, 18 सवाल आए हैं। एक बार मैं इन 18 सवाल को आपको देख के बताता हूं कि पेपर में आया क्या था इस साल, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, क्या बहुत दिमाग लगाने वाले आए थे, क्या फॉर्मूले थे। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं धीरे धीरे, आप देखते जाइएगा। सिर्फ 1 घंटा आज यही चर्चा करिए, आराम से रिलैक्स होकर, कुछ नहीं लिखना है, केवल समझते हैं कि हो क्या रहा था। पहला सवाल देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। अब जैसे ही ई डॉट डी ए आया अपन को क्लिक करना चाहिए था। ई डॉट डी ए क्या बताता है, फ्लक्स। क्या बताता है, फ्लक्स। और गॉस थ्योरम आप सभी को याद हो तो क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रटा हुआ है साहब, ये है आपका गॉस लॉ। सोचिए अगर ई डॉट डी ए 0 है, इसका मतलब क्या है, उस सरफेस के अंदर, उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, ये 0 होगा, तभी तो ई डॉट डी ए की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब है गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना होना चाहिए, 0। ये कह रहा है ऑल द चार्ज मस्ट नेसेसरीली इनसाइड। क्या इनसाइड हो सकता है क्या? अगर इनसाइड होता तो फ्लक्स आता, जबकि हम तो कह रहे हैं इनसाइड चार्ज नहीं होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। फिर हमने आपको सिखाया था पढ़ाते समय, आपने भी पढ़ा है कि किसी बॉडी में अगर नंबर ऑफ लाइंस जितनी एंटर कर रही हैं उतनी ही लीव कर जाएं, इसका मतलब जितना फ्लक्स एंटर हुआ है उतना ही फ्लक्स क्या हो जाए, लीव हो जाए। अब बताइए नेट फ्लक्स कितना, नेट फ्लक्स, क्योंकि जितना एंटर हुआ उतना का उतना लीव हो गया। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट। नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस जितनी एंटर हो रही हैं उतनी की उतनी बॉडी से क्या कर रही हैं, लीव कर रही हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, गॉस थ्योरम, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी बराबर क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहला सवाल देखते जाइएगा, एनालाइज करेंगे 1 घंटे बाद, 40 मिनट बाद क्या आउटपुट निकला। दूसरा सवाल देखें, दूसरा क्या कह रहा है, आराम से पढ़ें पहले क्या पूछा है। देखिए टॉर्क दे रखा है, टॉर्क देते ही क्या टॉर्क का फॉर्मूला याद है, बताओ चिल्लाओ। टॉ बराबर पीई साइन थीटा। पी को खोल लीजिए, क्यू इंटू एल ई साइन थीटा। टॉर्क बताइए कितना दे रखा है, 4। ये रखा टॉर्क 4। चार्ज नहीं पता, लंबाई 2 सेंटीमीटर, बोले तो 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵ और थीटा 30। देख लेते हैं, 2 और 2 4, क्यू 5 में से 2 गया 3, साइन 30 हाफ। 2 को इधर भेज दीजिए, 3 को नीचे भेज दीजिए। 2 × 10⁻⁻, बोले तो 2 मिली कूलम। -6 होता तो माइक्रो, -3 है तो 2 मिली। 1 घंटा इसलिए खर्च कर रहे हैं ताकि आपको बता सकें पेपर में कोई रॉकेट साइंस नहीं आता। आप इस परसेप्शन से ऊपर निकलिए कि पेपर में कुछ नया आता है। टॉ बराबर पी साइन थीटा, आपने कहीं से भी पढ़ाई करी हो, आपने 12th अपने स्कूल लेवल पे करी हो, गांव में पढ़ाई करी हो, आज आप देखना सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अच्छे से कर सकते थे। एक भी सवाल फंसने वाला नहीं है। इससे धीरे धीरे आपको ये क्लियरिटी आएगी, यार पेपर में 3-3, 4-4 कॉन्सेप्ट वाले सवाल नहीं आते भाई। हमें खेलना है किससे, एक्यूरेसी से, हमें खेलना है स्पीड से। और आप देखना 1 घंटे बाद आपको लगेगा
यार एक भी सवाल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें दो फॉर्मूले लग रहे हो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसमें कितने कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट में सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा यार पेपर बहुत आसान आता है। हम केवल और केवल लापरवाही से, सिली मिस्टेक से गलतियां करते हैं। अभी पहले 2 महीने आप सब पढ़ोगे बहुत अच्छे से, पर पता है खेल कब शुरू होगा? 2 महीने के बाद, जब आ जाएगा सितंबर अक्टूबर, हम में से 90% बच्चा आउट ऑफ द ट्रैक हो जाएगा, इधर उधर की एक्टिविटी में फंस जाएगा, कईयों के नंबर कम आएंगे, वो परेशान हो जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ना कम कर देंगे, इधर उधर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। पर जिसने साल भर अपने लाइन पर, अपने पाथ पे बना रहा, 100% अच्छे नंबर के साथ सिलेक्शन है। पहले 2 महीने और अंतिम 2 महीने में मोस्टली जनता पढ़ती है। जो बीच का समय होता है 5 से 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो 4-5 महीने हैं, अगर आज आपने प्रॉमिस कर लिया यार मुझे इतनी ही शिद्दत, इतनी ईमानदारी से साल भर पढ़ना है, आप यकीन मानिए पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं आता जो आपसे नहीं हो। एक एक मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत तसल्ली से, बहुत तसल्ली से देखते जाते हैं। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या कह रहा है? आपको पूछा गया है पोटेंशियल बताइए। अब याद है किसी को पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? एक चार्ज के कारण V बराबर ए क्यू बाय आर। पॉइंट पी पर कौन कौन पोटेंशियल देगा? दोनों देंगे, प्लस क्यू बी और, बताओ ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना? 2। तो प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल, चिल्लाइए क्या होगा? चिल्लाइए क्या होगा? के क्यू अपॉन दूरी, माइनस क्यू की दूरी बताओ, यहां तक 5, ये 3, तो ये दूरी 8। तो बताओ माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के माइनस क्यू अपॉन ए। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल ऐड कर दीजिए, V1 प्लस V2, सिंपल। बताइए क्या कॉमन आ जाएगा? K कॉमन, Q कॉमन, 10⁻⁻² कॉमन, यहाँ क्या बचा? 1/2, यहाँ 1/8। एलसीएम बताइए, के क्यू अपॉन 10⁻², 8, 2 चौक 8, 4 में से एक गया, 4 में से एक गया, 3/8। सीधा सवाल, कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई इंटीग्रेशन नहीं, कोई 4-4 कॉन्सेप्ट नहीं। इलेक्ट्रो के 3 सवाल हैं, तीनों आपके सामने हैं। ये देखिए, पहला सीधा फ्लक्स गॉस, दूसरा डाइपोल, तीसरा पोटेंशियल। आपने कहीं से पढ़ाई करी हो, लीडर में पढ़े हो, एचयू में पढ़े हो, कहीं ड्रॉप किया है, आपने घर पे पढ़ाई करी है, हर मास्टर की कॉपी में ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन होगा, भाई ऐसा नहीं है। खुद पे विश्वास रखिए। अगर हम अच्छे से कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, एक कोई सोर्स फॉलो कर लीजिए कि अगर मुझे अनअकैडमी का मॉड्यूल करना है, 100% अनअकैडमी का करिए, उसका सॉल्व एग्जाम्पल, उसकी एक्सरसाइज, कोई बुक फॉलो करनी है, 100% बुक करिए। पर आधा अधूरा करेंगे तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। क्योंकि ये ऐसी बातें हैं ना, देखो ना, ये ऐसी बातें हैं जो हर किताब में, हर मटेरियल में, हर नोट्स में, हम केवल और केवल लापरवाही, और लापरवाही भी नहीं, ज्यादा बेहतर शब्द होता है बेवकूफ, ये करके आते हैं। हम कहते हैं सिली मिस्टेक कर रहे हैं, तब बी ऑप्शन आ रहा है, सी टिक कर रहे हो, प्लस माइनस की गलती कर रहे हो, तो बेवकूफ हो आप। सिली मिस्टेक नहीं है, ये केवल और केवल शुद्ध रूप से लापरवाही है। लापरवाही करते रहेंगे, उसका कष्ट, उसका हट जाना, उसका रिग्रेट हमें खुद को भुगतना पड़ेगा। हमें रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। हम कैजुअल रह के पढ़ाई नहीं कर सकते, हाँ चल रहा है, ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा। भाई ऐसे नहीं चलेगा। हमने आज फिर से 1 साल अपने जीवन का फिर डिसाइड किया है कि हम 1 साल एमबीबीएस के लिए खर्च कर रहे हैं, तो हमें कमर कसनी पड़ेगी। हमें जो हमारा जो एटीट्यूड है
उसे हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें अपना डेडिकेशन शो करना पड़ेगा। आप डेडिकेशन शो करोगे, हम भी उतनी ही तरीके से आपके साथ भागेंगे। आपने अगर हमारी जितनी मेहनत भी कर ली ना, 70% भी मेहनत कर ली तो आपका काम हो जाएगा। पर आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, घर जाके पढ़ना पड़ेगा, 8-8 घंटे 10-10 घंटे, तब जाके काम होगा। उसके बिना सिलेक्शन संभव नहीं है। और पढ़ना क्या है, कोई मुझे 6-6 किताबें तो पढ़नी नहीं है भाई। एक कोई भी सोर्स फॉलो करो, अगर मॉड्यूल करना है तो 100% मॉड्यूल आना चाहिए। ये इलेक्ट्रो के 3 सवाल हो गए। चलो अब आइए साहब करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। देख के बताइए कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है। टेम्परेचर टेम्परेचर टेम्परेचर, बोलिए। आर टी बराबर 1 प्लस अल्फा, चलिए बताते जाइएगा। 0 डिग्री पर कितना ओम, 0 डिग्री वाला क्या कहलाता है, आर नॉट। ये तो टेम्परेचर वाला 6.8, 1 प्लस अल्फा, टी 80, टी नॉट खत्म हो गया। देखते जाइएगा, 2 को नीचे भेजें 3.4, 80, एक को वहां भेजें 2.4, 80 को नीचे भेजिए बटे 80, 0.10, 8 दिया 24। 1 मिनट के अंदर इतने आराम से हो रहा है, बात भी कर रहे हैं, फॉर्मूला भी लिख रहे हैं, बढ़िया जमा जमा के कर रहे हैं, तो भी 40 सेकंड लग रहे हैं। पेपर में तो 1 मिनट का समय है। किस बात की हड़बड़ी कर रहे हैं, तेज तेज कर रहे हैं, काटा कूटा कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी है, आपने भी पेपर दिया है, 2.5 घंटे से 2 घंटे 45 मिनट में पूरा पेपर हो जाता है, जितना आपको आता है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पाए, आप उलझे रहे। अगर आपने साल भर अच्छे से पिछले साल पढ़ाई करी थी, आप यकीन से बताइए 2.75 घंटे लगते हैं, जिसमें आप पूरा पेपर पढ़ लेते हैं। जो जो आपको आता है वो आप कर चुके होते हैं। फिर आप किस बात की खटाखट करना, बहुत तेज भागना, प्रेशर में सॉल्व करना, आवश्यकता ही नहीं है भाई। तसल्ली से किया जाता है तो भी पेपर बहुत आराम से सॉल्व हो रहा है। देखते जाइएगा, करंट के 5 सवाल हैं, ये पहला था। चलिए दूसरा देखें, 10वीं क्लास का सवाल था। बताइए ओरली, पहले रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में। सीरीज में बताइए आंसर कितना होता है। सीरीज में आर 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 10 है, 10 आर। ई की बैटरी लगा रखी है। करंट बताइए, आई बराबर ई बाय 10 आर। बाद में किसमें लगा दिए, पैरेलल में। पैरेलल में बताइए आर बाय 10। अब करंट हो गई एन आई, वापस से ओम्स लॉ लगा दीजिए। करंट बराबर वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ लगा रहा हूं। आई बराबर वी बाय आर। एन, आई की वैल्यू ई बाय 10 आर। ई 10 ऊपर जाएगा, आर, आर से आर, ई से ई, 10 उधर जाएगा। एन 10th क्लास, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो 10th में नहीं बताया। सीरीज हर बच्चा जानता है। ओम्स लॉ आई बराबर वी बाय आर, केवल वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। ये पेपर का लेवल है, तो हमें केवल प्रैक्टिस बढ़ानी है, केवल एक्यूरेसी पे काम करना है। कंटेंट कॉन्सेप्ट आप सब जानते हो मोरल लेस, बाकी मैं रिफाइन करूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। पर आपको भागना है। आप सोचो मैं इलेक्ट्रो के 100 सवाल कर लूं, भाई 100 से काम ही नहीं चलना। कम से कम तुझे 350 प्लस क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके इतनी बढ़िया प्रैक्टिस होगी कि सवाल देखते ही पता चलेगा कि हाँ आ गया। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपकी कॉपी में नहीं हो। आप मुझे कॉपी लाके चेक करा देना, कहीं से भी पढ़ाई करी हो आपने, ये सारे फॉर्मूले, इस तरह के सारे सवाल हमारी कॉपी में मौजूद हैं। बस हमने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं, लापरवाही करी, सिली मिस्टेक करी, जो भी है, पर अब उसको खत्म करने का टाइम है। आइए अगला देखते हैं साहब, कलर कोडिंग। आओ याद करो, बीबी रॉय 0 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लायर 10 की पावर, याद आ रहा है।
पहले कलर का फिगर, दूसरे कलर का भी फिगर, तीसरे कलर का मल्टीप्लायर, और चौथे की क्या लेते हैं, टॉलरेंस। दे रखा है 22,000 प्लस माइनस 5, इसको लिखो 22 इंटू 10⁻3। वो कह रहा है तीसरा कलर बताओ, तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये है तीसरा। 10⁻3 बताओ, 10⁻3, 10⁻3 ऑरेंज। ये पेपर का लेवल है। अभी 1 घंटे बाद थोड़ा सा ऐसा लगेगा भी यार क्या करके आ गए। तो 110, अब 120 की लड़ाई नहीं है भाई, अब तो ये चलेगा, ये चाहिए। 120, 130, 140 के जमाने गए। 620, 615 के 24 बच्चों को एडमिशन दिया है मैंने कल, जिसके 615, 620 है। राजस्थान में जनरल कैटेगरी में एडमिशन नहीं मिलेगा, ये स्थिति है। 24 बच्चों को कल एडमिशन दिया है स्कॉलरशिप के साथ, ये स्थिति है। तो अब 140 आप सोच रहे हो, 140 सोचने से काम नहीं चलेगा। 180 लाए जा सकते हैं, पेपर का लेवल देखते जाओ। हाथ उठा के मना कर दो सर मैं नहीं ला पाऊंगा, तो मुझे दिक्कत आएगी। बिल्कुल लाए जा सकते हैं, पर अगर हम इसको बहुत साइंटिफिक तरीके से पूरे अप्रोच को समझें, बिल्कुल लाए जा सकते हैं। इसी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तब जाके मैं कहीं 60, 65, 70 पे रुकूंगा। मैं ये सोचूंगा तो इससे नीचे जाऊंगा, सोचना ही नहीं है। एक ही थॉट चलेगा, सर 180 आउट ऑफ 180। भैया लाए हैं बच्चे, अभी 15 दिन बाद डेटा आ जाएगा। कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है इस साल 1000 बच्चे होंगे जिनके 180 में से 180 नंबर होंगे। ऐसी स्थिति है। 670, 680 पर रैंक कहाँ आ रही है पता है आपको? 4,000, 5,000, 2,500 ये रैंक आ रही है। तो टफ तो है कंपटीशन, पेपर टफ नहीं है। पेपर तो वो जिताएगा जिसकी एक्यूरेसी बढ़िया होगी, एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा। चलिए साहब, ये देखिए क्या जबरदस्त सवाल है। हम भारी भारी किरचॉफ लॉ के सवाल करते हैं, ओ भाई साहब किरचॉफ किरचॉफ। पेपर में 5 बार इतना बेसिक सवाल आया। एक बार देखें तो मौखिक कर सकते हैं, मौखिक कैसे होगा देखें, पकड़ें। ये बताइए, ये दोनों बैटरी अपोजिट हैं या एक जैसी हैं? अपोजिट हैं क्या? दोनों अपोजिट हैं। अपोजिट हैं तो बताइए घटेगा या जुड़ेगा? कैसे? 10 इधर जा रहा है, 5 इधर जा रहा है, मतलब दोनों बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, तो नेट ईएमएफ 5। सारे के सारे ये करंट ऐसे जाएगी, बड़ी ऐसी। बताइए सारे सीरीज में या पैरेलल में? 2, 3, 7, 10। ओम्स लॉ जिंदाबाद। आई बराबर वी बाय आर, वी 5, आर 10, 5/10, 0.5। कहां से कहां? ए से बी। क्यों ए से बी? क्यों? बड़ा कौन है, कौन जीतेगा? 10। हो गया सब। अगला देखो, फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल, फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है गैल्वेटर में डिफ्लेक्शन 0। 2 बार एआईपीएमटी में आया हुआ है, क्लास नोट्स में है, एआईट्रिपल में आया हुआ है। यहाँ डिफ्लेक्शन 0, इसका मतलब यहाँ करंट नहीं जा रही। बताइए ये आई निकली, ये आई निकली, यहाँ जाएगी क्या? यहाँ 0 है, तो सारी करंट यहाँ चली जाएगी। सीधा किरचॉफ लॉ लगाइए, आंसर आ जाएगा। ये तो पहला तरीका। एक दूसरा तरीका और है, वो सिखाता हूं। अगर यहाँ करंट नहीं जा रही, इसका मतलब ये 2 वोल्ट क्या पूरा का पूरा यहाँ आ रहा होगा? क्योंकि इस पे तो कोई ड्रॉप ही नहीं हो रहा, तभी तो ये पूरा का पूरा 2 यहाँ आ गया। अब इस पर वोल्टेज बताइए कितना, कैसे निकालते हैं वोल्टेज? आर अपॉन दोनों की जोड़ 400 प्लस आर इंटू फुल वोल्टेज 10, जो कि किसके बराबर है? 2। आप किरचॉफ से भी कर सकते थे, ये दूसरा तरीका सिखा रहा हूं, देखना कैसे सॉल्व होगा। कुछ कट रहा है क्या? 2 से 5, 5R बराबर 400 प्लस आर। आर को इधर ले जाए,
आर कितना, करंट के 5 क्वेश्चन, पांचों का लेवल देख लो, चेक करना, आंखों बैठाना, 5 दिखा रहा हूं, बताना कौन सा कठिन था। पहला फॉर्मूला बेस, दूसरा 10वीं क्लास, तीसरा कलर कोडिंग 12वीं बोर्ड में पढ़ाया जाता है 4 बार, चौथा ओम्स लॉ आई बराबर वी बाय आर, पांचवा किरचॉफ लॉ। 5 सवाल। अब कहीं ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, बिल्कुल शॉर्ट सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड, कुछ भी नया क्रिएटिव नहीं कि पेपर में कुछ क्रिएटिव हो रहा है। ऐसे सवाल दिखाई दे रहे हैं जो आप पढ़कर आप डर रहे हो। एक भी सवाल ऐसा नहीं था जिसको पढ़कर आपको अजीबोगरीब लगे। जिसने पढ़ाई करी उसको पता है, हाँ सर ये सारे सवाल कहीं ना कहीं हमने देखे हुए हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए साहब क्या जबरदस्त सवाल पूछा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। आप न जाने कैसे कैसे क्वेश्चन करते हो, पेपर में देखना। ये दोनों किसमें, पैरेलल, 3 और 3 6, ये 6 और 3 किसमें, सीरीज, सीरीज में फॉर्मूला 3 6, 3 + 6 2, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, ओमआर भर के 15 सेकेंड, इधर उधर देख भी लिया 25 सेकेंड। 25 सेकेंड में तो काम खत्म है भाई, 1 मिनट मिल रहा है। डर हटाना पड़ेगा, सारा खेल एक साइकोलॉजिकल डर है। वो डर हटेगा, चीजें अच्छी दिखने लग जाएंगी। डर बहुत खतरनाक होता है, आप सिर्फ सुनकर आप इतना फील नहीं कर पाएंगे जो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। वो बचपन में हमारे स्कूल में और हम किताबों में कहानी पढ़ते थे, आपने पढ़ी हो, हम बच्चों को शेयर भी करते हैं। एक महावत था, महावत जानते हो, जो हाथी का केयर टेकर होता है। तो वो अपने हाथी को घर के बाहर एक बड़े पेड़ से रस्सी बांधकर छोड़ के आराम से चला जाता था। गांव वाले पूछते थे, यार इतना बलशाली हाथी है और इतनी पतली रस्सी से कैसे बंधा हुआ रहता है यार, ये तो आराम से तोड़ दे, पर ये तोड़ता ही नहीं है। आपने भी पढ़ा हुआ है, क्या जवाब था। वो महावत कहता है, जब मैं इसको बचपन में जंगल से लाया था ना, तब मैंने इसको इसी पेड़ से बांधा था। तब उसने बहुत प्रयास किया था, पर रस्सी मजबूत थी और हाथी का बच्चा छोटा था, उसके पास इतनी ताकत नहीं थी। उसने बहुत प्रयास किया 15-20 दिन, पर रस्सी टूटी। धीरे धीरे उसके दिमाग में डर बैठ गया, मैं ये रस्सी तोड़ नहीं सकता। आज वो इतना बलशाली हो गया है, पर उसका जो दिमाग का डर बैठा हुआ है कि मुझसे तो ये रस्सी टूटेगी, तो आज भी वो उसी रस्सी से बंधा हुआ है। ये किताबी कहानी है, किसी ने इसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया। पर लोग तो होशियार होते हैं यार, देखते हैं क्या होता है बैरियर। डिस्कवरी में टाइप करिएगा, एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया साहब। एक लिया बहुत बड़ा एक्वेरियम जिसमें मछलियां रहती हैं, पानी भर दिया, खूब सारी मछलियां थी, और एक्वेरियम के बिल्कुल बीच में एक ग्लास का पार्टीशन लगा दिया। कैसा पार्टीशन, ग्लास का, ट्रांसपेरेंट। क्या होगा आप इमेजिन करिए, मछलियां जाएंगी, दूसरे किनारे पे जाएंगी, पार्टीशन से टकराएंगी, टकरा के वापस मुड़ जाएंगी, क्रॉस तो वो कर नहीं सकती। बाकायदा डिस्कवरी पर है, आप यूट्यूब पे देख लेना। लगातार एक्सपेरिमेंट चला 21 दिन, मछलियां गई, टकराई, टकरा टकरा के घूमती रही। 21 दिन के बाद वो बीच वाला पार्टीशन को हटा दिया गया। पार्टीशन समझ रहे हैं, जैसे इतना बड़ा एक्वेरियम है और बीच में क्या लगा रखा है, यहाँ पर एक पार्टीशन। मछलियां आ रही हैं, टकरा के जा रही हैं, आ रही हैं, टकरा के जा रही हैं। अब ये वाली दीवार भी हटा दी, अब पूरा खुला मैदान हो गया। आप यकीन मानिएगा, चेक कर लीजिएगा गूगल पर, यूट्यूब वीडियो पर, एक भी मछली ने उस पार्टीशन वाली दीवार को क्रॉस नहीं किया, जबकि वहां कोई दीवार ही नहीं थी। क्यों नहीं किया, उसके दिमाग में वो बात बैठ गई कि यार मुझे तो यहाँ से वापस लौटना है। पिछले 3 महीने में, 21 दिन में, 50 दिन में उसके दिमाग में बैठ गई कि यहाँ तो ग्लास का क्या है, पार्टीशन है। ये कहलाता है मेंटल बैरियर। ये बैरियर आपको तोड़ना पड़ेगा कि भैया मैं फिजिक्स आशीष सर अच्छी कर सकता हूँ,
180 में से 180 का खिलाड़ी मैं भी हूं। अगर आप ये सोचेंगे, उस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे, आपका इंप्रूवमेंट होगा। आप अपने आप को यहां 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 रोक के रखेंगे, यकीन मानो ये भी अचीव नहीं होगा। अब सोच केवल एक ही है, पूरा 100% ही आना चाहिए। और क्यों नहीं आए बताओ ना। पेपर का लेवल तो देखो ना यार, कहाँ अटक रहे हो, कहाँ आपको लग रहा है कि ऐसा रॉकेट साइंस आ रहा है, अरे नहीं सर बहुत कठिन आ रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। पेपर ऐसा आ ही नहीं रहा। आप देखते जाओ, फिर बात करेंगे, चलते जाओ। अगला देखिए, पढ़िए आराम से। क्या कह रहा है? एनर्जी स्टोर, याद है इंडक्टर में एनर्जी हाफ Li²। हाफ एल बताइए 4, माइक्रो करंट बताइए 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 16, 16/2। हाँ, क्या कर रहे हो सर? अरे कुछ नहीं कर रहा, मैं तो ये कर रहा हूँ 2023 बस। और आपको दिखा रहा हूँ, मुझे तो पिछले 35 साल के पेपर याद हैं। मुझे पता है ना कि पेपर का लेवल क्या आएगा, मुझे पता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैंने तो जीवन भर यही काम किया भाई। तो इसलिए जैसा जैसा बताते जाएं, वैसा वैसा दौड़ते जाइए, कहीं नहीं अटकने वाले, कहीं नहीं अटकेंगे। अगला देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। याद करिए, मैग्नेटिक लाइंस हमेशा क्लोज कर बनाती हैं। कैसी बनाती हैं? क्लोज। सर कैसे सर? याद नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ। 10वीं क्लास में पढ़ाते हैं। नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं। नॉर्थ से निकलती हैं, वापस साउथ से कहा जाती हैं? नॉर्थ। कैसा लूप बनाती हैं? क्लोज। क्लोज लूप। अब कोई भी सरफेस बनाओ आप, जैसा आपका हाथ चल जाए, छोटी सरफेस, बड़ी सरफेस, टेढ़ी सरफेस, मेढ़ी सरफेस, आप ध्यान से देखना, जिस सरफेस में जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं, उतनी ही लाइन लीव कर रही हैं। कोई भी सरफेस, ये देखिए, जितना एंटर उतना लीव, जितना एंटर उतना लीव। तो बताइए फ्लक्स कितना हो गया? 0। कुछ भी करिए, हमेशा क्लोज लूप बन रहा है, इसलिए फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा? 0। 7 से 8 सवाल ऐसे आते हैं जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन बेस, जिनको पढ़कर सिर्फ क्या लगाना पड़ता है? टिक। सवाल आ गया, वेंचुरी मीटर किस प्रिंसिपल पे आधारित है? इस साल का क्वेश्चन है। आंसर है बर्नौली थ्योरम। 8 सवाल ऐसे आए थे, 8, जिनको पढ़कर ही केवल क्या लगाना था? टिक लगाना था। इसलिए पेपर बहुत सिस्टमेटिक आएगा। ऐसा ही आया है, भविष्य में यही आएगा। आपको कॉन्फिडेंस के साथ खेलना आना चाहिए। ये सवाल। अब ऐसे कितने ही डायग्राम के सवाल हमने क्लास में कराए थे, आपको याद भी आ रहा हो, हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, फॉर्मूले वगैरह भूल गए होंगे। ये कौन सा वायर है बताइए? सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। डायरेक्शन देखो, नीचे क्रॉस। ये भी कौन है? ये सेमी इनफाइनाइट वायर, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr क्रॉस। ये कौन है? ये सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर का बताइए? एंटी क्लॉकवाइज है। तो खत्म। दोनों क्रॉस को ऐड करिए, इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, आंसर आपके पास है। कुछ भी नहीं लगाना, सीधा फॉर्मूला बेस। अगला देखें, क्या पूछा है? मैग्नेटिक फोर्स। याद है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 फॉर्मूले होते थे, क्यू वी क्रॉस बी, और एक और सिखाया था हमने, आई एल क्रॉस बी। आशीष सर कब कौन सा लगाते हैं? ये लगाते हैं चार्ज पे, और ये लगाते हैं वायर पर। कौन है? वायर। ये फॉर्मूला लगेगा। लंबाई दे रखी है, एक्स में लंबाई है एल आई, पी दे रखा है, खत्म।
क्रॉस प्रोडक्ट करना है, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला देखते जाइए। अगला देखिए क्या पूछा है, इम्पीडेंस। याद है चैप्टर कौन सा है? एसी। एसी का इम्पीडेंस जेड बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर दे रखा है एक्सएल। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल। ओमेगा 2 पाई एफ, 2 पाई एफ 50, एल 50/पाई। और क्या जान लोगे आप? वैल्यू भी ऐसी दी है, पाई से पाई क्या हो रहा है? कैंसिल। सब सॉल्व हो रहा है। एक्सी 1/ओमेगा सी, ओमेगा 2 पाई एफ, सी सी 10⁻³ पाई से पाई। इससे आसान वैल्यू नहीं दे सकता। वैल्यू ऐसी सेट की जाती है ऑब्जेक्टिव पेपर में जो पूरी पूरी सॉल्व हो रही है। देखिए आप, कहीं वो फंसाना चाहता ही नहीं है। आपका बैरियर है कि यार मैथ से उलझे पड़े हैं। उलझने की आवश्यकता कहाँ है भाई? सटीक कैलकुलेशन है, वैल्यू पुट करी, एक्यूरेसी करा, आंसर आ गया। और देखें क्या पूछा है साहब, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हर बच्चा याद करके जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ बराबर 1/2 पाई√LC। एल पता है, सी पता है, एल पता है, सी पता है, क्या मिल जाएगी? फ्रीक्वेंसी। एसी का सवाल है। अगला देखें थ्योरेटिकल सवाल। अगर फ्रीक्वेंसी को कम कर दें तो क्या होगा? एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा को कम कर दे तो एक्सी बढ़ेगा। एक्सी होती है रुकावट। सोचिए अगर रुकावट बढ़ेगी तो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का क्या होगा? करंट कम होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज। सीधा सटीक। और देखें आपसे पूछा गया ट्रांसफॉर्मर, अगर ट्रांसफॉर्मर आइडियल है तो बताइए पी इनपुट बराबर पी आउटपुट। आउटपुट पावर दे रखी है लैम्प की 60। पावर होता है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज 220। 11 दूना 22, 8 बचा 80, 11 सत्ते 77.27। ये पेपर है, यूं ही हम भाग रहे हैं, यूं ही डर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं हमें ये मन में निर्णय लेना पड़ेगा कि यार हमें पढ़ाई किस दिशा में ले जानी है। वो दिशा एक बार तय कर लीजिए, एक सोर्स फाइनल कर लीजिए कि हाँ सर मुझे अनअकैडमी का पूरा मॉड्यूल सॉल्व करना है, एक्सरसाइज सारी करनी है, सॉल्व एग्जाम्पल सारे करने हैं, इन चैप्टर जो भी एक्सरसाइज दे रखी है वो सॉल्व करनी है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया, जरूरी नहीं है अनअकैडमी, आपकी इच्छा हो जो, सिंस हम अनअकैडमी में पढ़ रहे हैं हमारा सारा मॉड्यूल डिस्कशन इसके हिसाब से होगा। पर मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ पेपर ऐसा आता है जो गांव में बच्चा पढ़ रहा है ना सिर्फ एनसीईआरटी की किताब से, क्या भाई वो सेलेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये बताइए आप। जो सीरियस एस्पिरेंट है 100% हो सकता है। एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो फंसने वाला था। 100% जो बोर्ड की तैयारी कर रहा है, राजस्थान बोर्ड की तैयारी कर रहा है, और 30 से 28% बच्चा गांव से सेलेक्ट होता है जिसको कोचिंग का कुछ भी नहीं पता। ऑनलाइन तो अभी पिछले 2 साल 3-4 साल से आई है, उससे पहले कोई ऑनलाइन नहीं थी। सिर्फ अपनी बोर्ड की किताबें पढ़कर भैया बच्चा सेलेक्ट होता है। और हम तो कोचिंग पे कोचिंग किए जा रहे हैं, परफेक्शन हो गया। कईयों का एक्सपीरियंस तो हमारे टीचर से भी ज्यादा हो गया है। ये स्थिति हो गई है, 4-4 5-5 साल से पढ़ रहे हैं। हमारे कई मास्टर ऐसे हैं जिन्होंने अभी पढ़ाना शुरू किया, तो उनसे एक्सपीरियंस हमारे बच्चों का जाता है। पर इतनी आवश्यकता नहीं है भाई, अब हमें कोटा में और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना नहीं है। इस साल अच्छे से निकलना है, पूरी मेहनत शिद्दत के साथ ईमानदारी के साथ करनी है। दूसरा, एक ये बड़ी समस्या रहती है, इस समस्या को भी लॉक कर लो, ये बहुत जरूरी। बीच में ऐसा समय आएगा
बॉटनी जूलॉजी के कुछ ऐसे टॉपिक चल रहे होंगे या आईओसी में या कुछ ऐसे टॉपिक, यार ये तो मुझे आते हैं, ये तो मैंने कर रखे हैं, ये और मैं दोनों एक ही हैं, अपन भगवान छे, ये तो टॉपिक मुझे पूरा आता है, हम बैग उठाएंगे और क्लास बंक करना शुरू कर देंगे। ये माहौल सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में बनने लगता है, क्योंकि आपको तीसरा चौथा साल होगा, कईयों का पहला भी होगा, दूसरा होगा। मैं तो 19 साल से यही काम कर रहा हूँ, तो मुझे तो रग रग वाकिफ है कि बच्चा क्या करता है, बच्चे का एटीट्यूड एप्टीट्यूड क्या रहता है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि ये टॉपिक मुझे आता है, यार एस ब्लॉक क्या पढ़ूंगा यार, ये तो मैं घर जाके रट लूंगा, पी ब्लॉक में क्या पढ़ूंगा, केमिस्ट्री इन एवरेज लाइफ लैब तो रटने का है। जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया, उस दिन से आप यकीन मानिए आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। दिमाग में एकदम क्लियरिटी रखिए, कुछ भी हो जाए अपन को क्लास मिस नहीं करनी है। छोटे छोटे प्रॉमिस, छोटे छोटे कमिटमेंट करने पड़ेंगे, तब जाके हम एक अच्छा टारगेट अचीव कर पाएंगे। हमने अगर अपनी होशियारी डाल दी, अगर हमने अपना इनपुट डाल दिया, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर अपनी जिम्मेदारी नहीं हो पाएगी। इसलिए इस बात को समझिए, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो हमें 100% ईमानदारी से सुनना है। मेडिकल इमरजेंसी अलग बात है, पर क्लास बंक करना प्रॉपर बच्चा ज्यादा करता है, बायो बॉटनी जूलॉजी में ज्यादा करता है, पर अगर आपने उस भीड़ से अलग होकर ये काम किया, मुझे तो जो मास्टर यहाँ आया है उसकी सारी बातें ईमानदारी से सुननी है, घर जाके उसका होमवर्क पूरा करना है, तो आप यकीन मानिए चीजें बिल्कुल बदली जा सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है। पिछले साल और क्या समस्या थी, पेपर हुआ था साहब 17 जुलाई को, ऑन एन एवरेज पूरे इंडिया में बैच शुरू हुए अगस्त सितंबर अक्टूबर तक। ऑन एन एवरेज अगर हम सितंबर से काउंट करें, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, सभी बच्चों को 7 से 8 महीने मिले थे, जिसमें हमें 2 साल का सिलेबस करना था। ये सच्चाई है, इसमें एक भी बात झूठ नहीं लिखी हुई। 17 जुलाई परीक्षा थी, इस बार परीक्षा हुई 7 मई को, 7 से 8 महीने मिले। इसलिए क्लास का लोड, सुबह शाम पढ़ना, एक्स्ट्रा क्लास, सिलेबस कराना, क्योंकि फाइट इतनी जबरदस्त थी। 7 महीने में कितने साल का सिलेबस? 2 साल का। इस बार बेनिफिट है, हम सभी के पास मिनिमम 10 महीने हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरे 10 महीने हैं। पिछले साल का अनुभव भी है, पढ़ाई कहाँ गलती करी थी, कहाँ लापरवाही करी, कहाँ हमने ज्यादा लापरवाही करी, वो हमें सब पता है। वो अनुभव और 2 से 2.5 महीने ज्यादा, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमें बहुत ऊपर ले जा सकता है। मेरा टारगेट, हमारी टीम का टारगेट है 20 से 25 फरवरी तक सिलेबस कराने का, पूरा प्लानर के साथ। हम चाहते हैं पूरा मार्च, पूरा अप्रैल केवल और केवल क्या कराया जाए, रिवीजन, टेस्ट, सब। यही फरवरी तक टारगेट रख रहे हैं, पूरा प्लान के साथ। 2 महीने केवल और केवल क्या कराना है, टेस्ट, रिवीजन। टेस्ट और रिवीजन से ही इम्प्रूवमेंट आएगी। क्या ये बात क्लियर है? आइए लास्ट सवाल देखते हैं, तो अपने 18 सवाल पूरे हो जाएंगे। ईएम वेव का सवाल है। सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद हो, सबसे पॉपुलर, E बाई बी बराबर सी। ई दे रखा है 48, सी बताइए, 3 इंटू 10 की पावर 8, 16, 1.6 इंटू 10 की पावर -7। ये सब 18 सवाल हो गए, ये आपके सामने है सारे 18 सवाल। ये देखिए, एक भी सवाल ऐसा नहीं था जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़ा, डिफरेंशिएशन लगाना पड़ा, कोई बहुत ज्यादा मैथ्स लगानी पड़ी, बहुत कॉन्सेप्ट सोचने पड़े। ये 18 के 18 आपके सामने थे। वापस आते हैं इस पर,
प्रश्न ये था 1:45 सोर्स मेरा क्या होना चाहिए, तो इसका उत्तर क्या निकल कर आया? इसका उत्तर है सारे सोर्स सही हैं। 12वीं के स्कूल वाले मास्टर की कॉपी भी 100% सही है, वो भी 180 नंबर दिलवा सकती है, क्योंकि पेपर में ऐसा कुछ नहीं आ। मैं आपको बोलूं मेरी ही कॉपी सिलेक्शन कराएगी, इन बातों में कोई दम नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं कि इसी नोट्स में से आएगा, इसको नोट्स को पी ले तो काम हो जाएगा, इन बातों में कोई दम नहीं है। दम इस बात में है, तू कहीं से भी पढ़ बेटा, ईमानदारी से पढ़, जो मास्टर बता रहा है वो अच्छे से पढ़, 100% सिलेक्शन होगा, दूर दूर तक नहीं रुकेगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न बहुत बहुत सिस्टमेटिक है, कहीं इधर उधर पेपर नहीं जा रहा। कितना साइंटिफिक, आप देखो, इलेक्ट्रो ऑन एन एवरेज 3 चल रहे हैं, करंट 4 से 5 सवाल चल रहे हैं, एमईसी 3-4 चल रहे हैं, यहाँ 1-2 ऊपर नीचे हो रहे हैं। देखिए ना, कहाँ है, कोई तुक्काबाजी थोड़ी ना होती है, पेपर बनाने बैठे इलेक्ट्रो के 20 सवाल डाल दिए, ऐसा नहीं होता भाई। पेपर बड़े लेवल वाइज बनता है। ये देखो ना, आप एनालिसिस है ना, हर बात साइंटिफिक चल रही है, हर बात ऑन डेटा चल रही है। मैं सिर्फ ये बोल दूं पेपर आसान आता है, सर कहाँ आसान आया, नंबर ही नहीं आए। इसलिए पूरा पेपर तुझे 18 सवाल करके दिखाए कि देख, केवल लापरवाही से ही गलती हुई है, पेपर में कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। बोलो हाँ है क्या? तो फिर से सवाल पे आते हैं, सोर्स क्या? आंसर है कोई भी एक सोर्स। अनअकैडमी पढ़ रहे हैं, अनअकैडमी का मॉड्यूल, मैं जहां इतने साल पढ़ा के आया, सर उसके मॉड्यूल कर लूं, बिल्कुल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई एक सोर्स। अनअकैडमी के ज्यादा बेहतर क्यों? हम साल भर उसी के हिसाब से पढ़ेंगे, क्लास में डिस्कशन भी वही करेंगे, होमवर्क भी वही करेंगे, तो आप हमारे साथ दौड़ पाओगे। कोई भी एक मॉड्यूल करोगे, 100% करोगे, उसका 4 बार रिवीजन करोगे, दूर दूर तक कोई समस्या नहीं आनी। साथ ही साथ ये बहुत जरूरी है। अब ये कैसे पढ़ूं? हाइलाइटर खरीद लेता हूं, अंडरलाइन कर करके रंगीन कर देता हूं आज? नहीं भाई, ये काम बॉटनी जूलॉजी में होता है, फिजिक्स में एनसीईआरटी ऐसे नहीं पढ़ी जाती। तो फिर फिजिक्स में एनसीईआरटी का करना क्या है, मैं आपको सिखाता हूं। जैसे मैंने चैप्टर पढ़ाया इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, पहला चैप्टर इलेक्ट्रो का पूरा पढ़ा दिया, 14 लेक्चर इसमें लगते हैं, पूरे इलेक्ट्रो में 24 से 25 लेक्चर लगते हैं। मैंने पहला चैप्टर पढ़ा दिया, अब आपको बोला आज आपको एनसीईआरटी करनी है। आपको क्या करना चाहिए? उसके सारे सॉल्व एग्जाम्पल, उसके पीछे के एक्सरसाइज, उसकी एडिशनल एक्सरसाइज आपको सारे करने हैं। थ्योरी में क्या करना है? थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ आपको पन्ने पलटना है। हाँ, ये वाला ग्राफ बना दिया, ये वाली बात समझा दी, सारे आर्टिकल कवर हो गए, कंडक्टर पढ़ा दिया, गॉस थ्योरम की सारी एप्लीकेशन सब पढ़ा दी। केवल आपको आर्टिकल देखने हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। हाँ, 100% कवरेज हो गया। वो जरूरत नहीं हो तो मुझे तो पेज टू पेज याद है कि कौन से पेज पर क्या दे रखा है, पर हमें खुद का भी तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ सर, अपनी एनसीईआरटी पूरी कवर हो गई। तो एनसीईआरटी फिजिक्स कैसे पढ़ी जाए? एनसीईआरटी जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। पीडीएफ डाउनलोड नहीं करें, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे, गूगल पे डाउनलोड नहीं करें, हार्ड कॉपी लाइए, किताब फॉर्म में ही लाइए। पुरानी चलेगी, 3 साल पुरानी चलेगी, सालों साल यही चल रही है, पर हार्ड कॉपी में पढ़ने का, क्वेश्चन करने का आनंद अलग है। क्या करना है? सॉल्व एग्जाम्पल, पीछे के एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज। सर एडिशनल एक्सरसाइज सारे करने, कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें ज्यादा मैथ्स इन्वॉल्व है, क्योंकि आईआईटी और नीट दोनों के लिए एनसीईआरटी एक ही है। तो कुछ ऐसे सवाल इसमें हैं जिसमें मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, वो हम सवाल को स्किप कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि यार ये 3-4 1-2 सवाल छोड़ने के हैं बस।
मुश्किल से पूरे चैप्टर में कितने सवाल छोड़ने के होते हैं? 2, 1, 2, 3, बस वो भी कर सकते हैं। बस उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रही है? मैथमेटिक्स। नई एनसीईआरटी में ये हटा दिया गया है ही नहीं साहब। आप नई एनसीईआरटी डाउनलोड करके रख सकते हैं, देख लीजिएगा एक बार, ये है ही नहीं। केवल और केवल क्या है? सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। ये तो करने अनिवार्य हैं, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इस पर फोकस करिए, पहली बात। बोर्ड कैसे बनाएं? पहली कॉपी क्लास बोर्ड, घर जाके इसको नहीं करना, घर जाके कॉपी। ये बहुत मोटा रजिस्टर मत लीजिए, क्योंकि इसको लाना, बैग में रखना, घर ले जाना, वापस लाना भारी है। ये रखिए 100 से 150 पेज, भरता जाएगा, भरा हुआ घर पे रखिए, करंट लेकर आइए। इसमें क्या करना होता है? मैंने मॉड्यूल दिया, कोने में लिखा एक्सरसाइज 1, सवाल चालू कर दिए। 2 पेज में एक्सरसाइज 1 के 10 सवाल दिए। तुरंत मैंने ईएलपी दी, ईएलपी नंबर 2, इसके क्वेश्चन कर लिए। फिर मैंने एनसीईआरटी दी, सिर्फ कोने में ये हेडिंग डालनी है, एनसीईआरटी। आपने ये रफ कॉपी नहीं भरी, इसलिए हम सब यहाँ हैं। मैं आपको ऐसे बच्चे बता सकता हूँ जिन्होंने 10-10 रजिस्टर भरे हैं। आपने भी भरा था, याद करो, पर पहले 2 महीने बस। फिर हम धीरे धीरे अपने पास से भटक गए, इसलिए हम इधर उधर हो गए। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पर सवाल करे हैं। आप सही सुन रहे हैं, पर डे 600, 700, 800 सवाल करे हर बैच में से। कौनकर 1-2 में से बच्चे हैं, कौनकर 3-4 में है, जिनके 670, 680, 690, 15 से 18 में। पिछले साल के बच्चे बता रहा हूँ हमारे बैच के 700, 710, 715। इसमें हमारा योगदान नहीं होता। हम अपनी पीठ थपथपाए कि हमारे पढ़ाने से इसके 710 आए, नहीं। वो बच्चा ऑल इंडिया में कहीं भी पढ़ता, उसकी रैंक 10वीं ना आके 5वीं आ जाती, 5वीं ना आके 15वीं आ जाती, 15वीं ना आके 11वीं आ जाती। टॉप 20 वाले बच्चे वो सेल्फ मेड होते हैं, उसमें हमारा या किसी टीचर का योगदान बहुत कम होता है। मैं अपनी पीठ थपथपाऊं मेरी वजह से आया है, ये सब बेकार की बातें हैं। वो बच्चा कहीं भी पढ़ता, किसी भी कोचिंग में पढ़ेगा, भैया वो रैंक लेकर आएगा। लड़ाई तो हमारे साथ है, जिनके 300, 450, 520, 540, 585 आ रहे हैं। इनको बढ़ाकर हमें 650, 690, 695, 705 करने हैं, और वो किए जा सकते हैं। और केवल और इसका केवल ये आधार है, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, रफ कॉपी पे अगर आपने मेहनत कर ली कि सर ये तो मुझे घिसनी है, मैंने काटा कूटा किया, ईएलपी के कोने में ही कर लिया, ईएलपी ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं, अरे ये तो मैंने कर रखी है, वापिस करूंगा क्या, ये तो मुझे आता है। ये सोच अगर आप लाएंगे, धीरे 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 ओवर कॉन्फिडेंस, जिसे हिंदी भाषा में बोला जाता है टेढ़ होशियारी, उसमें हम धीरे धीरे नीचे जाते जाएंगे। क्योंकि हमने तो ये सालों से देखा है, लाखों बच्चों को हमने देखा है, तो हमें पता है कि कौन कौन सी गलतियां होती हैं। उस गलतियों को हम अवॉइड करेंगे तो हम बेहतर एक अच्छे रिजल्ट की तरफ बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये पहला दिन है, अब ये साल भर बात करने का मौका नहीं मिलेगा। आज आपको कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग को एक ऑन पेपर लाना पड़ेगा, घर जाके हॉस्टल में कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि ना सर मुझे इन बातों को ही फॉलो करना है, मुझे कहीं इधर उधर डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। मैं हर 2 महीने में सोचूं यार ये बुक कर लेता हूँ, यार हॉस्टल में वो बच्चा ये किताब कर रहा है, यार ये कर लेता हूँ, यार उस मटेरियल की जिरोक्स करा लेता हूँ। अरे कोई आवश्यकता नहीं है भाई, जो पेपर आ रहा है पिछले 35 साल से, वो दुनिया की फिजिक्स की हर कॉपी में है। इस बात को समझो। आपको किसी अलग अलग 4, 6
अलग अलग जीरोक्स कराने की आवश्यकता नहीं है। ये देखना भाई, तू कैपेसिटर के क्वेश्चन कर रहा है, फॉर्मूला देखना कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, देखना तेरे पास सारे सवाल हैं, ये हर कॉपी में अवेलेबल है। तो दिमाग को कूल रखिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमें पढ़ाया गया, चाहे पिछले साल या हमारी खुद की कोचिंग में या हमने 12वीं घर पे पढ़ी, वो बिल्कुल परफेक्ट था। उसमें जो कमियां रह गई वो मैं आपकी सही करूंगा, जो प्रैक्टिस की कमी है वो मैं सही करूंगा, जो कॉन्सेप्ट आपको कम समझ में आए वो मेरी जिम्मेदारी है, उस पर मैं मेहनत कर सकता हूं। पर हमें एक बार इस बात को देखना पड़ेगा कि हाँ सर, एक बार मुझे ये पता चल जाए पढ़ना क्या है, और इसको मुझे बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस से रिवाइज करना है। क्या ये बात ठीक है? तो बात आ गई, क्लास नोट्स क्लियर है, ये लाइए, घर पर प्रैक्टिस कॉपी बनाइए। ये क्या है साहब, ईएलपी, जो पुराने बच्चे हैं जानते हैं, नए बच्चों को बता देते हैं। ये एक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो आपको एक साथ पूरी पंच मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया चार्ज 2 दिन, 3 दिन पढ़ाया कूलम्स लॉ, तो केवल इसी पर आपको 30 सवाल की हम एक प्रैक्टिस शीट दे देंगे, जिसमें केवल और केवल किसके सवाल हैं, चार्ज और कूलम्स लॉ के। मॉड्यूल तो है ही, एनसीईआरटी तो है ही, ये एडिशनल सवाल हैं जिससे आपको प्रैक्टिस में और इम्प्रूवमेंट मिलेगा, आपकी और फिजिक्स की पकड़ अच्छी होती जाएगी। ये ईएलपी का काम है। ठीक है साहब, तो फाइनल कॉल क्या हो गई, एनसीईआरटी 100% चाहिए, मॉड्यूल, और भाई ये एक बक्सा बंद किया और इस बक्से को हर चैप्टर में 100% क्या किया, फॉलो। धीरे धीरे सब्जेक्ट अच्छा होता जाएगा, आपको 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन बाद लगने लग जाएगा सर मेरी फिजिक्स में पकड़ बढ़िया हो रही है। अल्टीमेटली योगदान आपका है। अगर मैं अपनी सफलता टीचर में देखूंगा तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। सफलता केवल आपकी खुद की मेहनत में है, कोच से सफलता नहीं मिलती। आप और मैं सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, सचिन तेंदुलकर के कोच का नाम बहुत कम बच्चों को पता होगा। रोनाल्डो को जानते हैं, मेसी को जानते हैं, उनके कोच का नाम हम में से 300 बच्चे बैठे हैं किसी को नहीं पता। आप हमारे सचिन हो, विराट कोहली हो, अच्छे प्लेयर हो, हमारा योगदान पर्दे के पीछे है केवल 2%, 5%, 95% आपको खेलना है। हमें लगता है एक उस टीचर से पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, सुबह वाले बच्चे शाम को अटेंड करते हैं, शाम वाले किसी दूसरे बैच में करते हैं, यहाँ से मॉडर्न पढ़ लेते हैं, आशीष सर से ऑप्टिक्स पढ़ लेते हैं, उनसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ लेते हैं। ऐसा करने से केवल और केवल चक्कर लगाएंगे, कोई आउटपुट नहीं आएगा। जिन्होंने लास्ट ईयर किया था उन सभी को पता है, कोई आउटपुट नहीं है। आप अपनी सफलता मास्टर में देख रहे हैं, यार ये कराएगा सलेब, यही करवा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोच का योगदान केवल 2%, 5%, 95% आपकी मेहनत है। ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम अपनी गलती मानते ही नहीं है। हमें कोई ना कोई हमें कंधा चाहिए जिस पर हम अपनी सारी परेशानियों को उड़ेल सकें। यार ये कंधा जिम्मेदार है, वो कंधा आपका खुद का होगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। नंबर कम आते हैं स्कूल लेवल पर, पेरेंट चले जाते हैं, पीटीएम होती है, घर आके आ जाते हैं हेडमास्टर को, स्कूल टीचर को, आप पढ़ाते ही नहीं हो, फीस लेते हो, क्या करते हो, ध्यान ही नहीं देते हो। वही पेरेंट्स जब एनुअल पेपर में अच्छे नंबर आते हैं बच्चे के, एक भी थैंक यू देने नहीं जाता। क्या कहते हैं लोगों को, हमारा बच्चा होशियार है। आप देखिए कितनी बातों में अंतर है। 690, 700 वाले बच्चे हम इतने पढ़ाते हैं, बहुत कम बच्चे हमको इस बात को फील कराते हैं कि नहीं सर आपने अच्छी गाइडेंस दी। मोस्टली बच्चा, सर मैंने मेहनत करी, पर जो 400 नंबर लेके आया, 370 लेकर आया, सर आपने पढ़ाया ही नहीं। पानी की बोतल नहीं मिली सर लास्ट ईयर, सर क्या करूं सर, मेरे 100 नंबर तो इसी में कम आ गए, क्या करूं।
मेरा ध्यान बोतल पे ही था। तो ये एक सामान्य परसेप्शन है, आपका भी मेरा भी, कि हम अपनी गलतियां किसी एक ऐसे कंधे पे डालकर फ्री हो जाते हैं कि हाँ यार सबका जिम्मेदार ये था। हमें ऐसे रोने से बचना पड़ेगा, आज भी भविष्य में भी। हमें अपना खुद का कंधा ही तैयार करना पड़ेगा, सारे डिसीजन मैं लूंगा और उन भी गलतियों का जिम्मेदार मैं रहूंगा। ये सोच, ये प्रैक्टिस, ये मेहनत ही हमें ऊपर ले जाएगी, आप यकीन मानिए। हम तो यहाँ बहुत आपको फिल्टर पढ़ाएंगे, कॉपी पढ़ ली आपसे सारे सवाल सॉल्व हो गए, अगला साल याद करिए जब आप एमबीबीएस में चले जाएंगे, भाई गवर्नमेंट कॉलेज में क्लासेस ही एक क्लास लग रही है फिर नहीं लग रही। बच्चा अपने आप, अपने सीनियर से कभी बात करना, अपने आप 4-4 5-5 किताबों से टॉपिक पढ़ना पड़ता है। मान लो कोई करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है, एक किताब से समझ में नहीं आ रहा, 5 किताबें खरीदनी पड़ती हैं, 5 से बच्चा खुद पढ़ता है। यहाँ तो क्या कर रहे हैं, बहुत फिल्टर तरीके से पूरा आईओसी, पूरा ओसी, पूरा फिजिकल, आपको ऐसा एकदम मक्खन की तरह पढ़ाएंगे, आपसे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, आप सोचो ऐसा भविष्य में मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला। खुद की फाइट करने पर ही चीजें तैयार होंगी। अपने आप पे भरोसा बढ़ाइए, खुद की मेहनत पर काम करिए। बोलिए, क्लियर है क्या? पढ़ें, शुरू करें। चलिए क्लास नोट्स निकालें, नया रजिस्टर निकालिए, हेडिंग डालिए साहब, इलेक्ट्रो। ये गलतियां हैं, वो गलती मत करना। तो आज जिस मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी करना। पहले 2 महीने हफ्ता पड़ता है, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप भागोगे कि आपको मन में है यार मुझे साल करना है, बहुत पढ़ना है। धीरे 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 दूसरी गतियां शुरू हो जाएंगी, आप उस तरफ जाने लगेगा। क्या है, सारा खेल संगति का होता है। अच्छे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। कोई आपकी दोस्ती घूमने फिरने वाले दोस्तों के साथ हो जाए, आपको रोज दिख रहा है यार वो घूमने जा रहा है, मजे कर रहा है, फिर आपके भी वैसे विचारने लगते हैं, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, चलो यार अभी तो मजे कर लो, बात का किसने देखा है। ये सब थॉट प्रोसेस जो होता है ना भाई, ये सब संगति का असर होता है। जब हम देखते हैं अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में, यार सब बच्चे दोस्त, हमारा तो सर्कल मजे कर रहा है, आराम से क्लास चलने दो, आप भी पे वही इफेक्ट आएगा। संगति जिसे हम बोलते हैं, हमारे आसपास का ग्रुप बहुत अच्छा रखिए, उनसे दूरी बनाइए जो पढ़ने के प्रति चर्चा नहीं करते। आपको अपनी जैसी सोच, पढ़ाई वाली सोच के ग्रुप में रहना पड़ेगा। पूरे क्लास का एटमॉस्फेयर अच्छा रखिए। अरे सर होमवर्क दिया है, होमवर्क करके ला रहे हैं, ईएलपी दी है, ईएलपी बना के ला रहे हो, मॉड्यूल करके लेके आ रहे हो, मॉड्यूल अपने बैग में हमेशा लेकर आ रहे हो, होमवर्क कर रहे हो। धीरे धीरे आप अपना रोल पूरा करो। एक एक बच्चा केवल ये सोच लेगा, नहीं सर मुझे तो 100% फॉलो करना है अपने फैकल्टी को। अगर सब ऐसा सोच लेंगे, बैच का माहौल कितना कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। एक सवाल कर रहे हो, आपका पास वाला उसकी हेल्प कर रहा है, हम एक दूसरे से अच्छा डिस्कशन कर पा रहे हैं, पॉजिटिविटी आती है। धीरे धीरे जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसको भी लगता है अरे यार सब लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, वो भी करना शुरू कर देगा। तो सारा खेल एटमॉस्फेयर का है। सबसे ऊपर होता है डिसिप्लिन। क्लास में ऐसा डिसिप्लिन रखिए, यार केवल पढ़ाई से लेने देना है, कोई इधर उधर की बातें, गप्पे, ठीक है थोड़ी बहुत हंसी मजाक चलती है, पर अगर हमारा पूरा ध्यान उस तरफ चला जाएगा तो हम धीरे धीरे सब्जेक्ट से क्या होते जाएंगे, दूर। हमें यहाँ हंसी ठिठोली थोड़ी ना करनी है भाई, हमें तो सीधा पढ़ाई करनी है कि सर कॉन्सेप्ट सिखाओ, सवाल कराओ, बैच का माहौल अच्छा रखो। बैच के माहौल अच्छा रखने में आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। कमेंट कम से कम पास करें, इधर उधर की गप्पों में कम ध्यान लगाएं, बैच बढ़िया चलेगा, बढ़िया सिलेबस होगा, मास्टर भी ज्यादा सीरियस रहेगा। नहीं यार ये तो अपने पढ़ने वाले बच्चे हैं यार, हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अच्छा पढ़ाएंगे। बैच ऐसे ही लाइट रहता है, मास्टर भी ये सोचते हैं हाँ ठीक है यार चल रहा है। तो सब आपका और मेरा एक एनर्जी फ्लो चलती है। आप अच्छे से पढ़ोगे, होमवर्क करके लाओगे, बढ़िया डाउट पूछोगे, हम भी उसी लेवल पे आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो एनर्जी का आदान प्रदान होता है, वो बढ़िया रहेगा, सारे बैच में मजा आएगा। छोटी छोटी बातें फॉलो करिए,
और चीजें बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हेडिंग डालिए साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक। बात करें तो नीट में पिछले 3 साल से लगातार 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, छोटा तो नहीं कह सकते पर आसान है। सबसे पहले नाम ही में मजा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, तो हम इसे कहते हैं स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। लिखते जाइए। नया रजिस्टर चाहिए, नया। कोई पिछले साल का नहीं लाएगा सर, फिजिकल का बच गया था उसमें लिख दिया। हाँ, जूते मारूंगा, ध्यान रख लेना। नया लेकर आना बिल्कुल। थोड़ी आवाज तेज करो। पीछे तक दिखाई दे रहा है भाई? ठीक है, चलो। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। सबसे पहले शब्द आता है यार, चार्जिंग कैसे होती है। हम पूरे चैप्टर में बोलेंगे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो चार्जिंग होती कैसे है? कितना छोटी सी बात है। कोई न्यूट्रल बॉडी है, साथ साथ लिखते जाइए। अगर न्यूट्रल बॉडी में से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लोगे तो बताइए कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो चार्जिंग का एक ही तरीका होता है, रिमूवल या एडिशन। अगर आप इलेक्ट्रॉन का रिमूव करोगे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पूछ लिया जाता है मास का क्या होगा, बताइए, बढ़ेगा या कम होगा? सोच के बताइए। क्वेश्चन बता देता हूं। ऑन चार्जिंग द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। आंसर है मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। क्यों? उसने बोला ऑन चार्जिंग। चार्जिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, और अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे, बॉडी में से इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मास डिक्रीजेस। उल्टा बताइए आशीष सर, उल्टा सोचिए। अगर न्यूट्रल बॉडी है और आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो बताइए बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। बताइए मास बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो सिर्फ ये बोले ऑन चार्जिंग तो आंसर आएगा मास में इंक्रीज में डिक्रीज। पर ये बोल दे पॉजिटिव चार्ज तो पक्का पक्का मास डिक्रीज। लिखते जाइए पहला पॉइंट, चार्जिंग कैसे होती है। तो एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। छोटी छोटी बातें, पढ़ना सारा है। पूरे साल भर आपको ये नहीं बोलेंगे यार ये तो पढ़ा हुआ था, ये तो तुझे आता ही होगा, ये अपने आप कर लेना। ऐसा एक भी शब्द काम में नहीं लेंगे। सारी बातें सिखाएंगे आपको। फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको लंबे समय तक ध्यान रखा जाए। तो नीचे एक पॉइंट लिख लीजिए इसी में, ऑन चार्जिंग द बॉडी, on charging the body, mass of the body, mass of the body may increase और decrease। क्या क्लियर है? तो भैया केवल ये पूछे चार्जिंग में क्या होगा, तो आंसर है मास बढ़ भी सकता है और कम भी सकता है। पर आपसे पूछा जाए कि हाँ भाई पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, तो पक्का पक्का बात सही है। अगर बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, ये वाले इलेक्ट्रॉन का मास कम हो गया, बॉडी का मास कम हो जाएगा। और आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो बॉडी का मास बढ़ जाएगा। तो मास बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपने बॉडी को किस प्रकार का चार्ज किया है। क्या पहला पॉइंट ओके है? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी।
फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये भी आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। जब भी दो बॉडीज को आपस में रब किया जाता है तो क्या होता है, एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, या बोलें क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर। जैसे एक फेमस जो एनसीईआरटी में दे रखा है, आपने भी सुना है, एक ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से जब रब किया जाता है तो क्या होता है बच्चों, रबिंग करने से ग्लास रॉड के कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं किसमें, सिल्क में। तो ग्लास रॉड के पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। रॉड ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। नीट में जो प्रश्न आ सकता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में गौर करिएगा, चार्जेस हमेशा इक्वल एंड अपोजिट डेवलप होते हैं। क्या इसमें हाँ है क्या, कोशिश करिए, क्यों इक्वल एंड अपोजिट, कोशिश करें। अगर ग्लास रॉड ने 10 इलेक्ट्रॉन का लूज किया तो 10 के 10 कहां गए, सिल के पास गए। मतलब अगर इस पर -10 है तो इस पर +10 है, इक्वल। साथ ही साथ अपोजिट, एक पर नेगेटिव और एक पर पॉजिटिव। तो ध्यान दीजिए, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस कैसे आते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। फिर ये भी आता है कि सर कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन गेन करेगा, क्या मैं देख के बता सकता हूं, बिल्कुल नहीं बता सकते। ये डिपेंड करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। एक आईओसी में शब्द होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को लेने की चाहत। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उसमें शिफ्ट होना पसंद करेंगे। तो दो बॉडी में एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी और एक की ज्यादा। तो मैं देख कर नहीं बता सकता। कल को मैं आपको एक रॉड दे दूं, एक वुलन का कपड़ा दे दूं, कोई रॉड किसी दूसरे मेटल की दे दूं, आप नहीं बता सकते कौन लूज करेगा और कौन गेन करेगा। ये सारा खेल किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। ये तो एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जो एनसीईआरटी में किताबों में दे रखा है कि जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया जाता है तो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन किसमें शिफ्ट हो जाते हैं, सिल्क में। ग्लास ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, सिल्क के पास। नीट की परीक्षा की बात करें तो क्या क्वेश्चन बनेगा बताइए, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस कैसे, इक्वल एंड अपोजिट। बोलिए क्लियर है, चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जब भी लेक्चर शुरू हो ऊपर डेट डाल लें, उससे फायदा क्या होता है, ये जो सेटअप लगाया हुआ है ये सारी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी आज से ही आपके मोबाइल ऐप पर। अनअकैडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे, ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी, सारे के सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। ये कि नोट्स पीडीएफ में उसमें डाउनलोड हो जाएंगे, पर हमें ना तो वीडियो देखना है ना नोट्स डाउनलोड करने हैं। क्लास में 100% ऑफलाइन पढ़ना है। ये सिर्फ आपके रिवीजन में और मेडिकल इमरजेंसी में काम आते हैं। जैसे मैंने 3 महीने बाद ये टॉपिक पढ़ा और कुलम्स लॉ का या गॉस थ्योरम का मुझे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, मुझे तुरंत क्या करना है, आपने लेक्चर में डेट देखी, अच्छा ये 20 जुलाई का डेट था, 20 जुलाई के लेक्चर में गए, फटाफट से गॉस थ्योरम को 2x स्पीड पे सुन लिया, सारा लेक्चर तुरंत आपके रिवाइज हो जाएगा। इतनी जबरदस्त तरीका है। 2-3-4 साल पहले जब ये नहीं आता था, बच्चा 3-3 महीने 4-4 महीने वाली बात कैसे समझेगा, वो टीचर के पीछे भागता रहता था। अब आवश्यकता नहीं है, सारा का सारा मटेरियल ऑनलाइन आपके पास उसमें अवेलेबल है ऐप पर। कभी भी आपको रिवाइज करना है, सर मुझे बायोसॉवर्ट लॉ पढ़ना था, भैया बायोसॉवर्ट लॉ पे गए, डेट डाल के देखा, तुरंत वो लेक्चर मिला, 5 बार उसको रिवाइज किया, वहीं का वहीं क्वेश्चन सॉल्व। क्या बात क्लियर है, चलिए साहब तो आगे बढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मुद्दा होता है,
क्वांटिटेशन में होता क्या है? एक शब्द होता है क्वांटा, ये क्या होता है? तो दुनिया में कोई क्वांटिटी अगर क्वांटाइज होनी है उसके लिए दो शर्तें। एक तो एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए। आपको याद है स्मॉलेस्ट चार्ज जो पॉसिबल है, मिनिमम चार्ज याद है किसी को? कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻। किसी भी बॉडी पर जो भी चार्ज होगा वो इसके मल्टीपल में होगा। और पता है कैसा मल्टीपल? इंटीजर मल्टीपल। फ्रैक्शन नहीं चलेगा, डेसिमल नहीं चलेगा। मैं आपको जोड़ता हूं, मॉडर्न फिजिक्स में ले जाता हूं। जब लाइट किसी मेटल के साथ, किसी सब्सटेंस के साथ इंटरेक्ट करती है, पता है लाइट अपनी एनर्जी कैसे ट्रांसफर करती है? इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, पैकेट्स के रूप में करती है। और जो सबसे छोटा पैकेट होता है ना, उसे ही क्या बोलते हैं? क्वांटा। तो आपको पूछा जाए क्वांटाइजेशन, फॉर्मूले सब आपको याद है, पर आपको फील आनी चाहिए कि यार होता क्या है। प्लस माइनस ना लगा के एन की वैल्यू में भी लिख सकते हैं। सीधा याद करिए, क्यू बराबर एन। एन क्या है? एन, एन मस्ट बी इंटीजर। ना फ्रैक्शन चलेगा ना डेसिमल चलेगा। एन की वैल्यू तो वापस समझाइए सर, क्वांटाइजेशन क्या होता है? कोशिश करते हैं समझने की। दुनिया की हर वो क्वांटिटी क्वांटाइज कहलाएगी यदि उसकी एक मिनिमम सर्टेन वैल्यू है। क्या चार्ज की एक मिनिमम सर्टेन वैल्यू है? हाँ बिल्कुल है। फोटोन की है? हाँ है। आपको एक पैकेट की एनर्जी याद है कितनी होती है? ई बराबर एच न्यू। ई बराबर, अब दुनिया में कितनी भी एनर्जी होगी ना, वो इस एच न्यू का क्या होगा? मल्टीपल। 10 पैकेट, 100 पैकेट, 500 पैकेट, 1000 पैकेट। पर वो पैकेट कभी डेसिमल में नहीं होंगे, ऐसा संभव नहीं है। 1.25 पैकेट आ रहे हैं, 2.5 पैकेट आ रहा है, 1.5 पैकेट आ रहा है, ऐसा पॉसिबल? तो क्वांटाइजेशन की कितनी शर्तें? दो। पहली बताओ, एक मिनिमम सर्टेन अमाउंट होना, और अब जो भी चार्ज होगा वो इस सर्टेन अमाउंट का कैसा मल्टीपल? इंटीजर। आशीष सर इंटीजर क्या होता है? मैथ्स कमजोर है सर। अरे भाई बहुत सरल, इंटीजर का मतलब है मल्टीपल ऑफ 1, 2, 3, 4, 100, 500, 450 इंटीजर होना चाहिए। फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं चलेगा। बोलो क्लियर है क्या? फॉर्मूला बोल जाओ, क्यू बराबर एन ई। सर कोई छोटा सा सवाल करा दो, जैसे 2-3 सवाल आपके मॉड्यूल में मिलेंगे। क्या 3.2 इंटू 10⁻⁻20 कूलम चार्ज पॉसिबल है? सर मुझे क्या पता पॉसिबल है नहीं। भाई बहुत अच्छा तरीका है ना तेरे पास, क्या लगा? क्यू बराबर एन। क्यू देख, एन। ई याद है, ई फिक्स है हमेशा। ये 2 बार गया। इसको नीचे भेजो, ऊपर ले जाओ। -20 + 19 -1 बोले तो 2/10। फ्रैक्शन एन की वैल्यू 2/10 नॉट अलाउड। इसका मतलब ये चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, अपन को तुक्का मारने की जरूरत ही नहीं है। अपन को तो हर बार क्या लगा देना है? क्यू बराबर
एनी। अगर n की वैल्यू इंटीजर आ जाए बहुत अच्छी बात है, n की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं चलेगी, डेसिमल नहीं चलेगी। बोलिए क्या ये छोटा सवाल क्लियर है? लिखते चलिए। बढ़े आगे। आइए, जैसे पॉइंट नंबर कौन सा आ गया? 4। 5 पे आइए। 4th आएगा। 4th लिखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। छोटे छोटे पॉइंट हैं पर एक बार पढ़ने जरूरी है। एनसीईआरटी में सब कुछ दे रखा है, कुछ भी लापरवाही मत करिए कि ये सब आता है। आपको 2-3 दिन ऐसे लगेगा सब कुछ पढ़ा हुआ है, बिल्कुल है ही आसान। कितने सालों से पढ़ रहे हैं आप? क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन वही रहेगा। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तब धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग जाएगा। कंजर्वेशन नाम से पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। चार्ज को ना तो पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, केवल चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होता है? ट्रांसफर। तो लिख लो, टोटल चार्ज of any isolated system is always conserved। केवल चार्ज क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर। ना तो चार्ज को पैदा कर सकते हैं ना चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक ऐसी वर्मा में लाइन दे रखी है, पूरे यूनिवर्स का, पूरे यूनिवर्स का जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट है। टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व। ना उसमें कटौती होगी ना उसमें बढ़ोतरी होगी। केवल और केवल चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर। इसे कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बढ़े आगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर। ये काम का है, इस पर एम्स में एक बार सवाल आया हुआ है। चार्ज इज इनवेरिएंट। अब यार ये इनवेरिएंट का क्या मतलब होता है, उस बात को समझिए। थोड़ा सा मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स में ले जाऊं। आपने कभी ये डरावना फॉर्मूला देखा हो, m बराबर एम नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी। देखा है क्या? ये क्या होता है? रेस्ट मास। और बच्चों ये क्या होता है? मूविंग मास। मास डिपेंड्स ऑन, ये बड़ी जबरदस्त बात है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये। आपका और मेरा रुके रहने पर या भागने पर मास में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। पता है क्यों नहीं आता? क्योंकि हम सबकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट की तुलना में बहुत कम है। चाहे आप हेलीकॉप्टर से जाओ, चाहे बाइक से जाओ, ट्रेन से जाओ, स्पीड ऑफ लाइट की तुलना में हमारी स्पीड बहुत कम है। इसलिए हमारा मूविंग मास और रेस्ट मास दोनों लगभग सेम आते हैं। पर अगर किसी पार्टिकल की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो गई, कंपेरेबल का मतलब 1/10 हो गई, 1/20 हो गई, 1/5 हो गई, तो उसका रेस्ट मास और मूविंग मास सेम नहीं रहेंगे। और मास स्पीड के साथ क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। इसे बोलते हैं मास डिपेंड्स ऑन स्पीड।
पर मजे की बात है, चार्ज इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट को सोचो हिंदी में, वेरी नहीं करता, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल कितनी भी स्पीड से चले उसका चार्ज कभी बदलेगा नहीं। क्वेश्चन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ स्पीड c/100, काफी अच्छी खासी स्पीड है c/100, बताइए क्या चार्ज बदलेगा? आंसर है नहीं बदलेगा, क्योंकि चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वही रहेगा। कितना रहेगा बताइए? 1.6 इंटू 10⁻⁻90। इन शॉर्ट, सरल भाषा में बोलूं, चार्ज does not depend on speed। रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसे कहा जाता है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। मास बदल जाता है पर चार्ज बदलता नहीं है। ठीक है साहब, तो ये आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, आपको एक स्ट्रेटजी बताई, 1 घंटा आपसे जनरल बातें करी और आपको समझाया कि देखो यार, अपना भविष्य है, हमारा खुद का भविष्य हमें ही बनाना है। और अगर हम डे 1 से सीरियस होके पढ़ेंगे, हम बहुत अच्छे तरीके से चीजों को कर पाएंगे। और बाकी हम सब समझदार हैं, धीरे 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 चीजें आगे बढ़ती जाएंगी और अच्छा माहौल बनता जाएगा। तो कल मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, चार्ज की बातें करूंगा और समय बचेगा तो कूलम फ्लो स्टार्ट करूंगा। होमवर्क दूंगा 4 दिन बाद, पहले 4 दिन पढ़ाऊंगा, उसके बाद होमवर्क दूंगा। आप घर पे मॉड्यूल को क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी ऐसी बातें जो आपको ऑलरेडी पता है। पर मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, सारे लिखाऊंगा, क्योंकि नोट 100% होने चाहिए। आपको आता है बहुत अच्छी बात है, आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं, पर पढ़ेंगे सारा, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे यार ये तो आता ही है आगे बढ़ते हैं, नहीं। 100% सारे पॉइंट क्लास नोट्स में आने जरूरी है। क्लियर है बात? चलिए, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। अभी आई कार्ड मिलेंगे, आई कार्ड ले लीजिएगा। अरे भाई, इस बैच में इसी बैच के बच्चे बैठे हैं, दूसरे बैच के बच्चे नहीं बैठे हैं। अगर पकड़ लिया जाएगा तो उनका आई कार्ड जब्त हो जाएगा, आपके साथ दिक्कत बढ़ती जाएगी। आपको यही समझाया आज भी, हमें अपने अपने बैच में पढ़ाई करनी है साल भर। ठीक है, चलिए।
हेलो हेलो। हेलो हेलो।